रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने हमले से पहले राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन में नाजियों के तर्ज पर नरसंहार हो रहा है, इसलिए वो वहां के लोगों की रक्षा के लिए और डीनाजीफिकेशन के लिए यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह आरोप कितना बचकाना है, ये समझ लीजिए। यूक्रेन के लोगों ने पुतिन के इस आरोप को सिरे से नकार दिया। सोशल मीडिया पर कई तरह के कार्टून बनाकर पुतिन के इस बयान का विरोध किया जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस के हमले की तुलना जर्मन नाजी के आक्रमण से की। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने सुबह हमारे देश पर विश्वासघाती हमला किया, जैसा कि नाजी जर्मन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय सोवियत संघ पर किया था। हमारा देश इतिहास की दूसरी तरफ खड़ा है। रूस बुराई के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन यूक्रेन अपना बचाव कर रहा है। यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन जंग में जो आमने सामने वो अमेरिका और रशिया है। अब दो खेमों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग रशिया को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। अगर बस एक ही उल्लू काफी था इस गुलशन की बर्बादी को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। आए दिन कोई न कोई मुल्क किसी पर हमला करता रहता है, लेकिन इसमें नई बात और टेंशन की बात और समस्या की बात यह है कि यूक्रेन में हमारे 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो फंस चुके हैं और वो लगातार भारत सरकार से कांटेक्ट कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि हमें यहाँ से किसी भी तरह निकालो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारी लीडिंग पार्टी बीजेपी जो इस वक्त इलेक्शन में मसरूफ फंसी हुई नजर आई, उनको वहां पर 20,000 स्टूडेंट फंसे हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आए। यूक्रेन की बहुत कम आबादी है। यूक्रेन मात्र 5 करोड़ आबादी वाला छोटा सा मुल्क है और वहाँ पर एजुकेशन क्योंकि सस्ती है और हिंदुस्तान में क्योंकि कंपटीशन भी है, इसलिए भारत के जो नौनिहाल है, भारत का जो मुस्तकबिल है वो यूक्रेन में जाकर तालीम हासिल करता है। बात यही नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, बात ये भी है कि यूक्रेन के बच्चे हिंदुस्तान की एम्बेसी में फ़ोन कर रहे हैं और इंडियन एम्बेसी उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम रह रहे हैं टर्नोपिल में। हमारा एड्रेस है चेकिवस्कोहो 39, फ्लैट नंबर 57, टर्नोपिल्स का ओब्लास्ट 46002। हम सारे सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है, जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है। प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता है, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। जहां लोग या मुल्क अपने नागरिकों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, वहीं एयर इंडिया ने आपदा में अवसर ढूंढा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमें आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। एयर इंडिया का टिकट जो 20,000 का हुआ करता था वो 70,000 का कर दिया है। वहां के बच्चे फंसे हुए और अपने अपने तरीके से वीडियो बना के वॉइस SMS बना कर गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाया जाए, हमारी जान को खतरा है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। भारत इतना बड़ा मुल्क है कि 5वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती है दुनिया की और एशिया की 3रे नंबर पर आती है रशिया, जबकि ये कह रहा है कि उसका कोई इरादा नहीं कि वो यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन को कब्जाना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि यूक्रेन की तरफ से जो रशिया को खतरा हो रहा है वो खतरा ना हो, क्योंकि अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी तरह यूक्रेन को नेटो मुल्क में शामिल कर ले या नेटो ग्रुप में शामिल कर ले। और रशिया ये नहीं चाहता कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो इससे रशिया को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी या रशिया जो है वो खतरे में आ जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। भारत जो खुद पुतिन के साथ नजर आते हैं, लेकिन खुल के नहीं कह सकते वो रशिया के साथ हैं। भारत ना खुल के ये कह सकता है अमेरिका के साथ है। भारत के साथ बिल्कुल ऐसे ही मामला हो गया है, उगले अंधा निगले कोड़ी। ना तो हमारे प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि हम अमेरिका के साथ हैं, क्योंकि जंग जो हो रही है वो रशिया और अमेरिका की सीधी हो रही है। बेशक यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन जंग में जो आमने सामने वो अमेरिका और रशिया है। अब 2 खेमों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग रशिया को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग अमेरिका
को सपोर्ट करेंगे। अगर भारत ये कहता है कि वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है तो हमला करने वाले कौन है? अमेरिका है। और अगर वो ये कहता है रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो हमला करने वाले कौन है? रशिया वाले हैं। गरज एक मुल्क कोई भी हो, उनका आपसी मामला है, वो किस पे हमला करे, लेकिन समस्या ये है कि हमारे भारत के 20,000 लोग जो वहाँ पर फंस चुके हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, एम्बेसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही और भारत सरकार कुछ करने को तैयार नहीं। कमाल की बात ये भी है कि वहाँ से फ्लाइट चल रही है, वो बाया कतर चल रही है और कतर की फ़्लाइट का टिकट जो है वो 20,000 से 22,000 तक है। और जबकि हमारी भारत की फ़्लाइट जहाँ की वो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, यानी भारत के स्टूडेंट जो 20,000 वहाँ पर फंसे हुए हैं, भारत की फ़्लाइट टिकट के रेट जो है वो 70-80 हज़ार हो चुके हैं। यानी यहाँ पर भी ब्लैक बाजारी है, उनकी ज़िंदगी खतरे में, भारत का मुस्तकबिल खतरे में, भारत के वो नौजवान खतरे में जो वहाँ पर पढ़ने गए थे। और भारत की जो फ़्लाइट्स हैं या भारत की जो सरकार है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, उनका फ़ोन नहीं उठा रही। हालांकि होना ये चाहिए था कि फ्री में फ़्लाइटें जाती और 20,000 स्टूडेंट्स को निकाल के लाया जाता। लगातार यूक्रेन वाले कह रहे थे कि हमें यहाँ से निकालो, वहाँ पर इमरजेंसी लग चुकी। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो 70-70 हज़ार टिकट लेके भी उन बच्चों को लेने गई थी वो भी रास्ते से वापस आ गए। समझ में नहीं आता कि उन बच्चों का क्या होगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारे भारत के जो 20,000 स्टूडेंट्स के साथ पूरा यूक्रेन की जो इंसानियत है वो बची रहे। लेकिन इसको बचाने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए, बल्कि फ्री में फ़्लाइटें चलानी चाहिए, क्योंकि वो भारत के लोग हैं और भारत के लोगों को सही सलामत भारत में लाना चाहिए। क्योंकि जंगें जो होती हैं वो एक आध दिन में नहीं रुकती। जब जंगें होती हैं तो इसमें नुकसान ना जीतने वाले का होता ना हारने वाले का होता। इसमें नुकसान जीतने और हारने वाले के साथ साथ इंसानियत का भी नुकसान होता है। और 20,000 भारतीयों की जो ज़िंदगी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में, और वो रो रो के फ़ोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अभी तो इस कंडीशन में है कि लाइट अभी यहाँ पर कटी नहीं है और लगातार धमाकों की आवाज़ आ रही है और हम इतने खतरे में, हमें नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होगा। और मोदी जी और भारत की सरकार हमारे सुनने को तैयार नहीं। और वहाँ के स्टूडेंट इतने सिक्योर और इतने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हमें भारत से चवन्ने की उम्मीद नहीं। हालांकि हम भारतीय, हमें फिर भी पता है कि भारत सरकार और भारत की एयरलाइंस हमारे लिए कुछ नहीं करेंगी। वो लगातार आपदा में अवसर ढूंढती रहेंगी और मोदी जी लगातार इसी तरह स्टेट दर स्टेट जाकर वोटों की लूट खसोट में बीजेपी सरकार को झूठ का पुलंदा लेके प्रमोट करते रहेंगे। और ये झूठ का जनरेटर लगातार जिस तरह सन 2014 से झूठ बोलता चला आ रहा है, आज इनका झूठ बेनकाब हो गया। जिस तरह यूक्रेन के बच्चे, यूक्रेन में भारत के बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाओ, और भारत सरकार मुख बधिर बनी हुई है और कुछ उनकी मदद नहीं कर रही। तो उससे पता चलता है कि भारत सरकार का विजन क्या है, कि इनको इंसानियत से मतलब नहीं है, इनको संविधान से मतलब नहीं है, इनको भारत से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ हुकूमत से मतलब है, इनको सिर्फ लूटने से मतलब है, इनको सिर्फ फैक्ट्रियों पर कब्जा करने से, कंपनियों पर कब्जा करने पर, राष्ट्रीय धरोहर को बेचने का, इनको सिर्फ उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो यूक्रेन में जो जंग है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है। और सिर्फ 5 करोड़ की आबादी में आप खुद सोचिए, अगर 20,000 भारतीय फंसे हुए तो कितनी हमारे लिए टेंशन की बात होनी चाहिए। किस तरह वो बच्चे वहाँ पर पढ़ने गए और किस तरह वहाँ पर गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि हमें बचाओ, और भारत सरकार के कान पे जूं रेंगने को तैयार नहीं। और मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, मीडिया में सिर्फ चंगासी चलता रहता है। मीडिया सिर्फ इलेक्शन को कवर करके यही दिखा रहा है, बीजेपी यहाँ पर इतने पार उतने पार, लेकिन मीडिया को वो 20,000 स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे जिनकी जिंदगी खतरे में है।